तो चलिए आज हम लोग जो है लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट को देखते हैं। तो आज का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट हम लोग बात करें कि लॉज ऑफ मोशन चैप्टर्स को मोशन के बाद क्यों पढ़ते हैं, और इसमें जैसे कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है लॉज ऑफ मोशन, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। देखिए, अगर कहा जाए तो फिजिक्स को हम लोग देखें तो स्टार्ट हम लोग कहाँ से किए थे, ओरिजिन ऑफ फिजिक्स से किए थे, जो कि फिजिक्स के डिफिनीशन से पता चलता है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, यानी जो कुछ भी प्रकृति में घटनाएं घटित हो रही है वो सब जो है किसके द्वारा डील किया जाता है, या उस घटनाओं को समझने का प्रयास किसके द्वारा होता है, तो वह फिजिक्स के द्वारा होता है। एवरीथिंग्स जो है, तो जब इंटायर फिजिक्स की ओरिजिन की बात डिफिनीशन से निकल कर आई तो लोगों के बीच में कैसे व्यक्त किया जाए, तो अगला कड़ी जो था 7SI सिस्टम की बात की गई। इंटायर फिजिक्स को जो है 7SI सिस्टम के थ्रू जो है लोगों तक जो है व्यक्त किया गया। उसमें से भी यदि बात किया जाए तो 4 जो है SI सिस्टम जो है वह ऑब्जेक्ट के फिजिकल ऑब्जेक्ट की जो है फिजिकल गतिविधि को व्यक्त करने में काफ़ी था, इसलिए जो है डायमेंशनल फार्मूले में जो है 4 SI सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। फर्दर यदि अब इन सब के बाद जो है डायमेंशन फिजिकल ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस की जानकारी हुई तो फिर मोशन की बात आई, और मोशन के लिए हम लोग पोजीशन को देखते हैं कि पोजीशन टाइम के साथ किस प्रकार से चेंज हो रहा है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसमें अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है और ट्रेजेक्टरी के आधार पे मोशन को हम लोग स्टडी किए। अब जो है लॉज ऑफ मोशन है, इस चैप्टर में जो है नाम से ही पता चल रहा है कि हमने मोशन का स्टडी तो किया, लेकिन यह नहीं जज कर पाए कि यह मोशन क्यों हो रहा है, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। तो उसकी जानकारी जो है यहाँ लॉज ऑफ मोशन में हमें मिलेगा। नेट रिजल्टेंट फोर्स है जो कि मोशन को कराता है। और फिर जब बात और अंदर हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स होने का क्या कारण है, तो वहाँ पे एनर्जी की बात होगी, वो नेक्स्ट चैप्टर्स में जो आएगा। तो सिस्टमैटिक जो है चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट में देखिए तो ओरिजिन ऑफ फिजिक्स की बात हो रही है, फिर कैसे उसको व्यक्त करना है, फिर मोशन की बात हुआ, और फिर लॉज ऑफ मोशन की बात है। तो अब हम लोग इस चैप्टर्स में जो है कॉज को पढ़ेंगे कि वह फैक्टर क्या है जो कि मोशन को कराता है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो बात आता है लॉ ऑफ इनर्शिया की बात आती है। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की जब भी बात करते हैं तो गैलीलियो की बात करते हैं। गैलीलियो जो है न्यूटन से पहले जो है गैलीलियो ने जो है लॉ ऑफ इनर्शिया की बात किया था, और उसने बताया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में बने रहना चाहेगा जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट पे तब उसकी सिचुएशन बदलेगी, अन्यथा जिस सिचुएशन में है वही सिचुएशन को बनाकर रखेगा। यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यदि मोशन में है तो मोशन में रहेगा। लेकिन यह जो घटना है गैलीलियो ने जो है एक्सपेरिमेंटल इसको फाइंड आउट कर जो है ऑब्जर्वेशन के आधार पे लोगों के बीच में रखा, उसको जो है पुनः वेरीफाइड करने में असफल रहा, जो कि आगे चलकर न्यूटन ने जो है अपने जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन थे उसी को ग्राउंड बनाकर इस स्टेटमेंट को न्यूटन ने प्रूफ किया, और उसी को जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के नाम से भी
जानते हैं। जो लॉ ऑफ इनर्शिया है यही जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? तो गैलीलियो ने बताया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मान लेते हैं कि ये कोई टेबल है, इस टेबल पे हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इस यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका मास m है, तो यह रेस्ट में है। तो स्टेटमेंट में दो बातें हैं। पहली बात कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो जब तक कि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अब देखिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स की हम बात करें तो ये बॉक्स रखा गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स इस पे एक्ट करेगा। mg इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, सरफेस के कारण जो है कंटेक्ट फोर्स लगेगा, उस कंटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा, और जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा उसको नॉर्मल फोर्स कहेंगे, एंड अदर फोर्स जो है एयर वगैरह भी जो है इस पे फोर्स लगाएंगे। तो कई टाइप्स के फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। लेकिन यदि कहा जाए कि ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार का नेट एक्सीलरेशन नहीं है, कोई एक्सीलरेशन इस पे लगता हुआ नहीं दिख रहा है, वो जिस सिचुएशन में वही सिचुएशन को बनाकर रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यह ऑब्जेक्ट में जितने भी फोर्स हैं सभी फोर्सेज का सम करें, समेशन एफ मान लेते हैं कि इस पे n फोर्स लग रहा है, तो एफ आई इज इक्वल टू 1 to n, ये जो है ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल होगा। अन्यथा यदि यह 0 के इक्वल नहीं होगा तो नेट फोर्स की एग्जिस्टेंस हो जाएगी, जबकि लॉ कहता है कि सिचुएशन बनाकर रखेगा जब तक कि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न करे। तो यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स का मान 0 है, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे रेस्ट में है, किसी प्रकार की इसकी गति नहीं है। लेकिन यदि कहा जाए कि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो इसको कैसे वेरीफाई करें? तो हम लोग जानते हैं न्यूटन्स के जो है लॉज से हमें पता है कि F जो होता है, जो फोर्स होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए के इक्वल होता है। तो यदि हम नेट इसको कहें कि दिस इज इक्वल टू F नेट इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो यह F नेट लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी m एक्सीलरेशन की, नेट एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, एक इसके इक्वल है 0 के इक्वल है। और चलिए इसको हमने कंसीडर कर लिया कि एक्सटर्नल फोर्स की बात कर लेते हैं, चलिए एक्सटर्नल एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए नेट एक्सटर्नल इनटू मास, दोनों का प्रोडक्ट को 0 होना है, और दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 दो कंडीशन में हो सकता है, या दोनों क्वांटिटी 0 हो जाए या उनमें से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो चूंकि मास जो है यहाँ पे है ऑब्जेक्ट का कुछ न कुछ मास होगा, इसलिए मास 0 नहीं होगा। चूंकि जो है m इज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या होगा? एक्सीलरेशन ए एक्सटर्नल नेट की बात करें तो यह निश्चित रूप से किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। और जब काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को देखें तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन हम लोग जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन होता है ए इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। देन इन दिस सिचुएशन नेट एक्सीलरेशन जो है 0 के इक्वल है। यहाँ पे एक्सीलरेशन को हमने मान लिया नेट एक्सीलरेशन, तो ये 0 के इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो 0 इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, एंड दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v माइनस यू इज इक्वल टू 0। 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। और यहाँ से हमें मिला कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट जिस गति से मोशन कर रहा है उसी गति को हमेशा मेंटेन रख पा रहा है, तभी जो है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो न्यूटन ने इस प्रकार से जो गैलीलियो के द्वारा जो स्थापित लॉ ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट था उसको जो है वेरीफाई किया काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से कि नेट एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 है तो ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यदि मोशन में है तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, तो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो यह कुछ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहें या लॉ ऑफ इनर्शिया कहें, इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब इसको जो है दैनिक जीवन में जो है हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। यदि हम लोग कहें कि चलती हुई गाड़ी में हम लोग खड़े हैं और अचानक से ब्रेक लग जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि जो नीचे का जो बॉडी है बॉडी हमारा इनर्शिया को फॉलो करेगा और नीचे का बॉडी जो है अचानक से रेस्ट में आएगा, जबकि ऊपर का बॉडी का हिस्सा जो है पार्ट्स जो है वो मोशन को बरकरार रखेगा, इसलिए आगे की तरफ झुक जाते हैं। और यदि रुकी हुई बस है तो उस समय जो है हमारा बॉडी जो है रेस्ट में है, और जैसे ही बस स्टार्ट हुआ इसका मतलब नीचे का जो पोर्शन है वो मोशन में आ जाएगा और ऊपर का पोर्शन अभी रेस्ट में बना रहेगा, तो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम लोग इनर्शिया को समझ पाएंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया को जो है समझ पाएंगे। जैसे हम कहें कि रजाई वगैरह में धूल भरा हुआ है उसको हम लोग पीटते हैं, और भी जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स यदि दैनिक जीवन में हम लोग देखेंगे तो लॉ ऑफ इनर्शिया का मिलेगा। अब लॉ ऑफ इनर्शिया जो है जीवन में कुछ सीख भी देता है। अगर कहा जाए कि 2 तरीके के पेड़ हम लोग देखते हैं, एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें कोई पत्ता वगैरह नहीं रहेगा, सूख जाता है, केवल वो खड़ा है, और एक दूसरा पेड़ होता है जिसमें फल लगते हैं, पत्ते होते हैं, हरा भरा होता है, लेकिन दोनों की कंडीशन में देखिए जो पेड़ है वह हवा जो ठूठ पेड़ जिसको कह रहे हैं, जिसमें पत्ते नहीं है, जो सूख चुका है, वह हवा के साथ झुकेगा नहीं, वो टूट जाएगा, अपने अस्तित्व को खो देगा, लेकिन झुकता नहीं है। तो हर एक परिस्थिति में चाहे जैसा भी परिस्थिति हो वह क्या है, अडिग रहता है। तो यह इनर्शिया उसमें हावी है। और यदि हम फलदार वृक्ष की बात करते हैं तो फलदार वृक्ष जो होता है हवा के झोंकों के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है, और पुनः जब वो विषम परिस्थिति निकल जाता है तो फिर वह सीधा होकर जो है छाया और फल प्रदान करता है, तो उसकी जीवन जो है लंबे समय तक बनी रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें किस प्रकार से इनर्शिया को अपने जीवन में एग्जिस्टेंस देना है वो हमें इन नेचुरल जो है चीज़ों से सीखना और समझना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स के सेकेंड नियम को, जिससे हमें फोर्स की कंसेप्ट को मिलेगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हम लोग जो है मोमेंटम की बात कर लेते हैं, लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम जो होता है डिफाइंड होता है, P से डिनोट करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दोनों के जो प्रोडक्ट हैं उसको हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। चूंकि मास स्केलर क्वांटिटी है, किसी भी वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो क्वांटिटी मिलेगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा। जैसे हम कहें कि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है,
अगर 5 से इस आई कैप को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 इंटू आई कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर में चेंज हो जाएगा, जबकि 5 स्केलर था। इसी प्रकार से मास जो है स्केलर होता है। जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा तो हमें लीनियर मोमेंटम मिलेगा, और वह लीनियर मोमेंटम जो है उसका जो डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। यदि हम कहें कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं दिस इज इक्वल टू dr/dt, यानी यदि पोजीशन गिवन हो और लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए पूछा जाए तो उस पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर वेलोसिटी निकल कर आएगा, और फिर जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालना होगा वहाँ पे हम टाइम को पुट कर कर वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे और फिर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर मोमेंटम हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर यदि कहा जाए कि यह लीनियर मोमेंटम का चेंज जो है किन बातों पे निर्भर करेगा, तो यदि वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं, मास को कांस्टेंट रहते हैं, या वेलोसिटी को घटा देते हैं तो कहते हैं कि 20% वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, मास कांस्टेंट है तो लीनियर मोमेंटम कितना परसेंट चेंज हो जाएगा, या लीनियर मोमेंटम इतना परसेंट चेंज हुआ है अगर मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में कितना चेंज होगा। तो इस प्रकार से जो है इस फार्मूले पे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। चलिए, अगर हम कहें कि लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन की बात किया जाए कि किन परिस्थिति में लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होगा, तो वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी हम लोग इस लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि किसके कारण वेलोसिटी है, तो वह नेट फोर्स के कारण है। इसका मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना हो या लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन को चेंज करना हो तो वहाँ पे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वह फोर्स, नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। बिना फोर्स में जो है फोर्स के कारण या फोर्स के डायरेक्शन को चेंज किए हम लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग न्यूटन्स के सेकेंड नियम की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ जो फोर्स होता है, नेट फोर्स की बात करें, एफ नेट एक्सटर्नल जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि कहें एफ नेट एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, एंड यहाँ से हमें पता चलेगा कि एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू जो है किसके इक्वल होगा, k dp बाई dt के इक्वल होगा, where k is known as proportionality constant and its value अगर हमने टेकन मान लेते हैं कि k is equal to 1 के इक्वल है, देन हमें क्या मिला, f net एक्सटर्नल जो है किसके इक्वल हो गया, dp बाई dt के इक्वल है। तो अगर स्टेटमेंट की बात किया जाए न्यूटन्स के सेकेंड नियम का, तो न्यूटन्स का जो सेकेंड नियम कहता है कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है ऑब्जेक्ट का वह किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए यहाँ से यदि हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर मोमेंटम की वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी रखते हैं तो डी बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। देखिए दो बातें यहाँ निकल कर आएगी। यदि हम कहें कि मास जो है टाइम इंडिपेंडेंट हो, और दूसरी बात कहते हैं कि जब मास टाइम डिपेंडेंट हो। दो सिंपल एग्जाम्पल हम लोग लेकर चले। यदि हम कहते हैं कि डस्टर जो है डस्टर जो है 100 ग्राम का है, तो आज भी 100 ग्राम का होगा, 10 साल बाद भी 100 ग्राम का होगा, 20 साल बाद भी 100 ग्राम का होगा। यानी ये मास जो है टाइम इंडिपेंडेंट है। यदि यही कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, अभी जो है 2 kg का है, और 10 साल बाद देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका मास 2 ही kg रहेगा, टाइम के साथ उसका मास चेंज हो जाएगा। अगर और बात करें तो आइंस्टीन ने रिलेटिविस्टिक थ्योरी में बताया था कि जो मास होता है
m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई √1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। यानी किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी प्रदान कर दिया जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी कहा जाए कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी इनफाइनाइट मास का हो सकता है। तो खैर हम यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो मास को टाइम इंडिपेंडेंट मानकर पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग दोनों इक्वेशन को देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कि m जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। लेट माने कि m इज टाइम इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। देन हमारा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में m चूंकि कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकल गया m dv/dt एंड यहाँ से पता चला dv/dt इज नोन एज एक्सीलरेशन। देन f नेट एक्सटर्नल जो फोर्स हमारा है वह किसके इक्वल है, m × a के इक्वल है। और दूसरे कंडीशन में हमने मान लिया कि इफ यदि कहते हैं कि m इज नॉट टाइम इंडिपेंडेंट, दैट इज इसका मतलब है डिपेंडेंट है टाइम का, तब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें तो f नेट एक्सटर्नल जो है किसके इक्वल हो जाएगा, dy/dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब m जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उस परिस्थिति में अब प्रोडक्ट रूल का यूज कर कर हम लोग जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल कहता है यदि हम लोग डिफ्रेंशिएशन के फार्मूलेस को देखें तो dy/dx ऑफ u भी दो फंक्शन है जो x पे निर्भर कर रहे हैं, तो u dv/dx प्लस v du/dx। इसी फार्मूले को यूज करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m dv/dt प्लस v dm/dt। और यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि यह किसके इक्वल है, m × a प्लस v dm/dt इज इक्वल टू किसके इक्वल है, f नेट एक्सटर्नल के इक्वल होगा। तो यदि मास टाइम डिपेंडेंट होगा तो जो रेट है मास का जो चेंज होने का जो रेट है वह भी नेट एक्सटर्नल फोर्स को इफेक्ट करेगा। यदि मास जो है टाइम से इंडिपेंडेंट है यानी कांस्टेंट वैल्यूज है देन f नेट एक्सटर्नल जो है किसके इक्वल होगा, ma के इक्वल होगा। तो यह कुछ जो है न्यूटन्स के सेकेंड नियम की बात है। न्यूटन्स ने अपने सेकेंड नियम में बताया था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है किसके इक्वल होता है, m × a के इक्वल होगा। और इसी से अगर हम लोग डिफाइंड करना चाहते हैं या न्यूटन्स के सेकेंड नियम को स्टेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम लोग स्टेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नेट एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ या वैल्यू ऑफ मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो ज़्यादा एक्सीलरेशन परफॉर्म करेगा, इसका मतलब है कि उस पर नेट फोर्स जो है ज़्यादा होगा। कम एक्सीलरेशन परफॉर्म करेगा, इसका मतलब है कि उस पर नेट फोर्स जो है लो है। यानी डायरेक्टली रिलेशन है, फोर्स बढ़ने से एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा। और यदि मास की बात करेंगे तो अगर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हमने चूज किया, मान लेते हैं मास हम कह रहे हैं कि एक 10 kg का है एक 20 kg का है, तो यदि मास इंक्रीज कर देंगे तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यह एफ नेट एक्सटर्नल जो है किसके इक्वल है, मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो जब एक्सीलरेशन इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या है, मास जो है हमारा कम रहेगा, लो रहेगा। और जब मास को ग्रेटर कर देंगे तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो इस प्रकार से न्यूटन के जो सेकेंड नियम को दो रूपों में हम लोग स्टेट कर पाएंगे। फर्स्ट
कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वह किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा स्टेटमेंट कह सकते हैं कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सीलरेशन के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग जो है दैनिक जीवन में देख सकते हैं और इसका प्रयोग भी करते हैं। जैसे अब हम लोग कहें कि यदि हम किसी बॉल को या किसी पत्थर को बांध कर हम लोग घुमाते हैं तो उस परिस्थिति में देखिए मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होगा और वह किसके कारण, फोर्स के कारण चेंज हो रहा है। तो वहाँ पे भी न्यूटन के सेकेंड नियम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्रिकेट खेलते समय यदि कैच पकड़ना है तो हैंड को पीछे करते हैं, तो वहाँ पे भी हम न्यूटन के सेकेंड नियम को अप्लाई कर सकते हैं। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो न्यूटन के सेकेंड नियम को हम लोग बता सकते हैं। तो आई होप कि इस कंसेप्ट के आधार पे जो है आप लोग इसको ढूंढेंगे। या हम कहें कि अलग अलग बॉल को मान लेते हैं, मास से लटका देते हैं और उसको छोड़ते हैं, फिर देखते हैं कि टकराता है तो किस प्रकार से जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बता रहा है, मोमेंटम कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है एक बॉल से दूसरे बॉल। तो इस प्रकार से जो है न्यूटन्स का सेकेंड नियम है। और चलिए हम लोग अब बात करते हैं न्यूटन्स के थर्ड नियम पे। न्यूटन्स का थर्ड नियम जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो बताता है कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए हम लोग कंसीडर करते हैं, दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि यह ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा उस फोर्स को हम कहते हैं एफ ए बी, एंड इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं एफ बी ए। एफ ए बी का मतलब है, एफ ए बी का मतलब है फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू ऑब्जेक्ट बी। किसके कारण है, बी के कारण। एफ ए बी का मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। सिमिलरली यदि कहें एफ बी ए का मतलब होता है, एफ बी ए का मतलब है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। किसके कारण, ए के कारण। तो न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार, थर्ड नियम कहता है कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स ए ने बी पे अप्लाई किया है उतना ही फोर्स बी ए पे अप्लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड वाइज कहा जाए तो एफ ए बी जो मैग्नीट्यूड में है वह किसके इक्वल है, एफ बी ए के इक्वल है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका मतलब दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। चलिए इसको यदि हम लोग मैथमेटिकली वेरीफाई करने का प्रयास करें तो हम लोग जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में वी ए बी किसके इक्वल होता है, वी ए माइनस वी वी के इक्वल होता है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि एफ ए बी फोर्स वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं और दिस इज इक्वल टू हम कहते हैं कि किसके इक्वल, मान लेते हैं मान लेते हैं कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए के इक्वल है। फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो एफ ए बी ए को लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए लिख सकते हैं इस फार्मूले से। और फिर हम लोग जो है इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, जो है क्या मिलेगा, एफ बी माइनस, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस साइन जब बाहर निकला तो एक क्या मिला, एफ ए माइनस एफ बी। एंड यहाँ से हमें क्या मिला, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए बी।
तो देखिए हमने क्या किया था, इस एफ वी ए को अगर निकाला तो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ एफ ए बी के इक्वल है, ना कि एफ ए बी के इक्वल है। तो यहां से हमें पता चला, देखिए एफ वी ए को हमने मैथमेटिकल एक्सपेंड किया रिलेटिव वेलोसिटी से, तो हमें क्या मिला कंसेप्ट से, तो हमें मिला कि एफ वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए बी। तो न्यूटन्स का तीसरा नियम यही कहता है कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से समझे कि क्या न्यूटन्स के नियम, थर्ड नियम्स जो है किस कंडीशन में होल्ड कर रहा है। यदि कहा जाए कि किसी सरफेस पे, दीवार पे, यदि हम कहते हैं कि अपने हाथ से फोर्स लगाते हैं दीवार पे, और हम चाहते हैं कि जितना फोर्स मुझे एग्जर्ट हुआ है उतना ही फोर्स दीवार पे लगे, या किसी पर्सन पे हमने अप्लाई किया जो है फोर्स, तो जितना फोर्स मुझे लगा उतना ही फोर्स उस पर्सन पे लगे, इक्वल फोर्स लगना चाहिए, अपोजिट लगना चाहिए। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि उसमें से दोनों मतलब सरफेस डिफरेंट होने के कारण जो है फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है डिफरेंट महसूस होता है। यदि गाल पे फोर्स लगाते हैं तो जिसके गाल पे फोर्स लगा उसके आंख में आंसू दिखेगा, और जो लगाने वाला जो है वह जो है कंफर्ट फील करेगा, उसको उतना चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि गाल का जो सरफेस है सॉफ्ट है और यह जो सरफेस है वो हार्ड है। दूसरी बात कहते हैं, चलिए कि मान लेते हैं कि एक जो है ट्री है, और इस ट्री में हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक जो है मैंगो फरा हुआ है, मैंगो है, और इसके कनेक्शन को, कांटेक्ट को तोड़ देते हैं यहां से। तो न्यूटन्स के तीसरे नियम के अनुसार एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि इस पे जो वेट एक्ट करेगा mg डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा जितना फोर्स नीचे है। तो इसका मतलब दोनों फोर्स बैलेंस हो गया। एफ नेट की बात किया जाए तो यहाँ पे एफ नेट एक्सटर्नल जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यदि एफ नेट एक्सटर्नल ही नहीं है तो जिस स्थिति में है उसी स्थिति को बरकरार रखेगा फर्स्ट नियम के अनुसार। तो हम लोग ऐसा देखते नहीं है व्यवहारिकता में, जैसे ही कनेक्शन टूटा होगा तो आम निश्चित रूप से आकर जो है पृथ्वी पर गिरेगा, नीचे आकर गिरेगा। तो क्या न्यूटन का थर्ड नियम यहाँ पे गलत है, या हमारी जो है समझ गलत है? तो न्यूटन्स का जो तीसरा नियम तभी लागू होगा जब सरफेस, दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, एक दूसरे के संपर्क में होंगे। अगर संपर्क नहीं रहेगा तब तीसरा नियम होल्ड नहीं करेगा। देखिए जब तक ए आर्म जो है इसके साथ लगा हुआ था तो एक्शन रिएक्शन काम कर रहा था, इसलिए वो जो है अपनी स्थिति को बनाकर रखा। और जैसे ही यदि कनेक्शन को हटा देते हैं यहाँ पे, अब जो है कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है एक दूसरे के बीच में, तो एक्शन रिएक्शन की यहाँ पे बात नहीं होगी। तो हमेशा जो है क्या है, कनेक्शन बना रहेगा तभी एक्शन रिएक्शन होगा। जब कनेक्शन टूट जाएगा तो उस समय एक्शन रिएक्शन की बात नहीं होगी। अगर हम कहते हैं कि दीवार पे हम फोर्स लगाना चाहते हैं, बहुत तेज एनर्जी के साथ हम यहाँ लाकर रोक दें, उससे संपर्क न करें और उम्मीद करें कि दीवार के द्वारा जो है उतना ही फोर्स हमें अप्लाई हो, तो यह जो है एक्शन रिएक्शन यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा जब तक कि कांटेक्ट ना हो और सरफेस समान होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार यह न्यूटन का जो तीसरा नियम है वह जीवन के लिए भी मार्गदर्शन की तरह कार्य करता है। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। अगर हम लोग अपने जीवन में जो है अगर अच्छे कर्मों को करेंगे तो उसका परिणाम भी बेहतर होगा, अगर खराब कर्म को करेंगे तो उसका परिणाम भी खराब होगा और इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक, अगर दूसरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें, आध्यात्मिक रूप से देखें, तो यदि हम लोग गॉड ईश्वर से कुछ अपने को
कुछ चाहते हैं तो कनेक्शन जोड़ कर रखना पड़ेगा। यदि कनेक्शन तोड़ देंगे गॉड से तो फिर जो है हमें एक्शन और रिएक्शन की जो है कंसेप्ट को होल्ड नहीं कर पाएंगे। जब तक कनेक्शन बना रहेगा तभी तक जो है एक्शन और रिएक्शन जो है होल्ड हो पाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो फिजिक्स जो है वह लाइफ का प्रतिबिंब दिखाता है, जीवन को जो है आईना दिखाता है कि किस तरीके से हम लोग को जीवन जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी पद को पे बैठकर और जो है गलत कार्यों को करेंगे तो उसका परिणाम जो है हमें नहीं झेलने को मिलेगा। ज़रूर मिलेगा, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है न्यूटन्स का जो है 3 नियम जो है लॉज ऑफ मोशन के लिए। तो आई होप कि आप जो है इसको समझ पा रहे हैं। फर्दर जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो किस प्रकार से जो है इक्वेशन लिखा जाता है उसके कंसेप्ट को समझेंगे। धन्यवाद।